हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 देखेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट की भी वीडियो डाल दी है, वन शॉट, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 activities. First is primary, second is secondary and third is tertiary. यानी हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, हम एक एक करके इन तीनों को आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फर्स्टली हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटीज़ इन विच अ गुड इज़ प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उसे प्राइमरी रिसोर्सेज कहा जाएगा। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि MCQ में ये पूछा जाता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, डेयरी, मिनरल्स, ओर्स, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनको हम डायरेक्टली अर्थ से एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इसीलिए ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चर का रोल आ जाता है। मैन्युफैक्चर यानी हम जब इंडस्ट्री में उसको लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी में हमने वीट उगाया। ठीक है, वीट को हमने क्या किया, हार्वेस्ट किया, उसे निकाला और फिर हमने उस वीट को एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भेज दिया। अब वो उस वीट का फ्लोर बना के, आटा बना के, लोगों को पैक्ड करके फिर वो कहीं ना कहीं उन्हें बेच देगा। तो ये जितना भी काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी हमने गेहूं को आटे में बदल दिया, तो ये जो बदलने का प्रोसेस है ये कहाँ होगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इसका यही आएगा, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, या यू कैन से ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे मिल्क इनटू आइसक्रीम, जैसे मिल्क को हम आइसक्रीम में बदल देंगे, कॉटन को हम क्लोथ्स में बदल देंगे, कॉटन को ले जाके क्लोथ्स उसके बनाए जाएंगे। शुगर केन इनटू शुगर, अगर हम शुगर केन, गन्ना से चीनी बनाएंगे तो ये कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा। ठीक है, थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आपको ध्यान रखना है, दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड्स। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, ये अब सर्विस देने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सर्विस देने का। दैट्स वाई वी कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी में मैंने आपको बताया कि हम गेहूँ उगा रहे हैं, राइट। सेकेंडरी में मैंने आपको बताया कि हम उसे गेहूँ से आटा बना रहे हैं, वो इंडस्ट्री में होगा वो काम। अब गेहूँ से जो वो आटा बना है उसको पैक्ड करके शॉपकीपर्स के पास, जितनी भी ग्रॉसरी शॉप आपको सामान मिलता है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये काम कौन करेगा, ये टर्शरी सेक्टर करेगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर। क्या बोला जाएगा, सर्विस सेक्टर। लास्ट आपको ध्यान रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यानी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल ये सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जिसमें आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी सर्विस है ये टर्शरी सेक्टर में आता है। अभी मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक टाइप की सर्विस है। आप ट्यूशन क्लासेस लेते हैं वो भी एक टाइप की सर्विस है। आप कहीं पे कर रहे हैं तो कहीं पे फ्री में पढ़ रहे हैं, तो डजेंट मैटर। बैंकिंग में आपको जो भी सर्विस मिल रही है वो भी एक सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, रिटेल शॉप्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दीज ऑल आर कंसिडर इन टर्शरी सेक्टर। ओके, सो ये तीनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ कहीं ना कहीं कर रहा है, तो टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, टर्शरी सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। यानी ये इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कहीं ना कहीं सर्विसेज कर रहा है, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट हैज़ डेवलप हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, बैंक्स, पुलिस, आर्मी एट्सेट्रा विच आर बेसिक नीड फॉर अ कंट्री। एक तरीके से वो बेसिक नीड प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों के तहत, और इसी को टर्शरी सेक्टर का पार्ट माना जाएगा। और टर्शरी सेक्टर कहीं ना कहीं हर किसी को नीड है इसकी। ठीक है, आजकल हर कोई पढ़ना चाहता है, हर कोई एक बेटर जॉब
कहीं ना कहीं पाना चाहता है और वो एक एम रखता है कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो ये सब करने का उसका जो मोटिव है वो टर्शरी सेक्टर में ही जाना है। हर कोई या तो गवर्नमेंट जॉब चाहता है, प्राइवेट जॉब भी कोई अच्छी करना चाहता है, बैंक में हो गया या कोई कॉरपोरेट में हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब टर्शरी सेक्टर से ही ज़्यादा हमें इनकम मिल रही है। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ has held to development of tertiary sector as they are interdependent। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर को एक बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, टर्शरी सेक्टर विदाउट प्राइमरी और सेकेंडरी के नहीं बन सकता, लेकिन टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आजकल निभा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राइज इन इनकम लेवल ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ ईटिंग आउट, शॉपिंग, मूवीज़, टूरिज्म विच आर पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। यानी आजकल लोगों के पास पैसा आ गया है। आजकल लोग क्या करना चाहते हैं, आपके पास अगर पैसा है तो आप बोलेंगे पापा कहीं संडे को ले चलो घूमने के लिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंडों के साथ कहीं ना कहीं बाहर खाना पसंद करेंगे, शॉपिंग करना पसंद करेंगे, मूवीज़ देखने जाएंगे, टूरिज्म घूमना पसंद करेंगे। तो इन सब में कहीं ना कहीं इकोनॉमी गवर्नमेंट की बढ़ रही है। पैसा आपका खर्च होता है लेकिन इकोनॉमी किसकी बढ़ रही है, गवर्नमेंट की, कंट्री की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और इसमें बहुत ज़्यादा इनकम भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें आजकल बहुत ज़्यादा इनकम भी बढ़ रही है टर्शरी सेक्टर में। तो ये चीज़ इसमें हमें ध्यान रखनी है। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल आपको पता है आईटी सेक्टर, रोबोट्स, एआई कितना ज़्यादा बढ़ गया है। यही रीज़न है कि टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी इन द सेंस इज इक्वल्स टू पैसा। यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जा रही है हर कोई ग्रोथ करने के पीछे लगा हुआ है और ग्रोथ उसका यही मोटिव है कि हमें जितना पैसा प्राइमरी नहीं दे रहा, जितना पैसा हमें सेकेंडरी नहीं दे रहा, उतना डबल पैसा, ट्रिपल पैसा हमें टर्शरी सेक्टर से मिल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है और ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करता जा रहा है। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी आपको ध्यान रखना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब सिंपल भाषा में पहले आपको डेफिनेशन में बता देती हूँ। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, यानी अब इसको सिंपल भाषा में समझाती हूँ मैं कि इसमें आपको ध्यान रखना है एक कंट्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है एक साल के अंदर, उसका हम फाइनल प्राइस काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? फाइनल प्राइस। ये ध्यान रखना है आपको क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आता है कि हम फाइनल प्राइस जीडीपी में काउंट करते हैं या इंटरमीडिएट प्राइस काउंट करते हैं। इंटरमीडिएट प्राइस का मतलब होता है कि बीच वाला जो प्राइस है, यानी मान लीजिए कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़े में उसमें जो भी उसमें डाला हुआ है, जैसे पिज़्ज़े का बेस होता है वो अलग आया होगा, ठीक है, चीज़ हो गया वो अलग आया होगा। अब सबका अमाउंट हम अगर जोड़ने बैठ गए तो हमारा जो फाइनल प्राइस है वो नहीं निकल पाएगा, उससे ज़्यादा ही बजट आ जाएगा। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सिंपल भाषा में आप समझिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, पिज़्ज़े का प्राइस देखती है कि आपने पिज़्ज़ा कितने में खाया। रेस्टोरेंट में जाके आपने पिज़्ज़ा कितने में खाया, 100 रुपये का खाया, 200 रुपये का खाया, 300 रुपये का खाया, जितना भी बिल आपका आया पिज़्ज़े का, सिर्फ उसे काउंट किया जाएगा। ठीक है, यानी प्याज, टमाटर, पिज़्ज़े का जो बेस है उन सबको अलग अलग काउंट नहीं करने की बजाय हम सीधा फाइनल प्राइस काउंट कर देंगे। उससे भी हमें पता लग जाएगा कि कितना एक्चुअल में बन रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कार हो गया, कार का एग्जांपल भी दे देती हूँ एक मैं, कि जैसे मान लीजिए कार में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, अंदर एसी भी लगा है, म्यूज़िक सिस्टम भी लगा हुआ है, विंडोज़ भी लगी हुई हैं। अब अगर हम इन एक एक चीज़ का अगर हिसाब रखने लग गए तो हिसाब बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हम हो सकता है कुछ भूल जाएं या काउंट नहीं कर पाएँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जब वो कार रेडी हो जाती है तब गवर्नमेंट पूछती है कि ये कार कितने की है, प्राइस क्या है इसका। ठीक है, वो जो प्राइस होगा एक्चुअल में वही जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अब चाहे वो कितने की भी लाख की गाड़ी हो, उसको जीडीपी में काउंट कर लिया जाएगा कि हाँ ये गाड़ी जो है इतना इसका प्राइस है। तो यही होता है जीडीपी। ठीक है, यानी फाइनल गुड्स का जो प्राइस है वो काउंट किया जाता है, इसमें बीच का प्राइस काउंट नहीं किया जाएगा। और ये एक साल के अंदर ही होता है, यानी अगले साल जो जीडीपी का काउंट है वो अलग होगा, इस साल जितना भी होगा वो देखा जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब भी एक पर्सन के पास जॉब नहीं है,
ठीक है, लैक ऑफ जॉब, इसी को हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, इसकी एक टाइप बताई हुई है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आपको ध्यान रखना है, जब व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन इज नीडेड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि एक लैंड है, एक लैंड में 4 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की ज़रूरत है, 4 लोगों की, यानी मतलब मान लीजिए एग्रीकल्चर करने के लिए 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं। अब जो ये 4 लोग हैं फालतू के, ये क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, यानी इनका होना ना होना बराबर है, इनके होने और ना होने से कोई मतलब नहीं होता है। ये फालतू में लगे पड़े हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं या जो भी हैं, ये बस अपना काम कर रहे हैं दिखावे के लिए, लेकिन एक्चुअल में इनसे कुछ प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। अगर ये 4 लोग नहीं भी होते तो भी काम हो जाता, तो इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट, जो है बहुत ज़्यादा आजकल बहुत डिमांडिंग है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो बहुत लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा भी रही है। ठीक है, तो वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी अब गवर्नमेंट जो है इसको एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स सो दैट कैन डू फार्मिंग with best equipments and practice multiple cropping to remain employed throughout the year। यानी यहाँ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि हमें जो फार्मर्स है उनको ज़्यादा चीप लोन प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अपने बेसिक चीज़ों पे इन्वेस्ट कर पाएँ और अच्छे से कृषि वगैरह कर पाएँ, जिससे कि हमें वहाँ से भी इनकम मिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट और क्या क्या कर सकती है। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, न्यू रोड्स, दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे पुल बना सकती है, मेट्रोज बना सकती है, रेलवे, रोड, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको बनाने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर रूरल एरियाज। अगर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरिया में कहीं ना कहीं लोकेट करेगी तो इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ओनली 52% चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, इफ़ मोर स्कूल्स आर कंस्ट्रक्टेड, टीचर्स आर अपॉइंटेड। ठीक है, यानी यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आधे से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं आज भी जिसमें कि अपडेट नहीं किया गया है, टीचर्स न्यू नहीं है, बहुत पुराने टीचर्स हैं, उनको पुराना ही पता है सब कुछ, लेकिन न्यू टीचर्स की हायरिंग नहीं होती है। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, न्यू स्कूल्स को भी कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि टीचर्स को भी अपॉइंट किया जा सके। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोग घर में टीचर हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो उन लोगों को भी जॉब मिल सकेगी। ठीक है, इट कैन क्रिएट मोर देन 20 लाख जॉब्स। एंड नेक्स्ट आ जाएगा, इफ़ टूरिज़्म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड, सो यहाँ पे भी हम 35 लाख जॉब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टूरिज़्म सेक्टर आज के टाइम में बहुत बड़ा सेक्टर है। आजकल हर कोई समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, जितनी भी चीज़ें जहाँ पे भी उन्हें टाइम मिलता है खाली, वो घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टूरिज़्म सेक्टर को भी अच्छा कर देते हैं तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाएगी। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के ये वेज हैं कि जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकती है। एक गवर्नमेंट ने और काम किया है, नरेगा, इसको मनरेगा भी बोला जाता है। ठीक है, मैं आपको पूरा बता देती हूँ, लेकिन इसकी हाफ ही फुल फॉर्म कहीं ना कहीं पेपर में पूछी जाती है। जैसे इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, लेकिन पेपर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि महात्मा गांधी हटा के वो सिर्फ नरेगा पूछता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आप ये पूरी फुल फॉर्म याद रखिए तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम मेन देखते हैं, मनरेगा है क्या या नरेगा क्या है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया है, 2005 में। ठीक है, इसको 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या है, अंडर नरेगा ऑल दोज इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे उन्हें 100 दिन का रोजगार दिए जाने की गारंटी दी जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, 100 दिन, आपको ये ध्यान रखना है, 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गारंटेड दिया जाएगा। अब ये MCQ में आता है कि कितने दिन का यहाँ पे गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 100 डेज़ का दिया गया है। ठीक है, इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। यानी अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं भी दे पाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो उन्हें एक तरीके से श्योरिटी देगी, और या तो कोई और काम आगे चल के वो उन्हें दे सकती है। ठीक है, या उन्हें
उनके मंथली पैसे भी उन्हें मिल जाएंगे, ऐसा भी कर सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा, इट इज़ नाउ इन 625 डिस्ट्रिक्ट एंड इट ऑल्सो रिफर्ड एट राइट टू वर्क, यानी 625 डिस्ट्रिक्ट में इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हुआ है और एक तरीके से ये राइट टू वर्क का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल शो गवर्नमेंट कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2005 में ये लाया गया है और 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट है, 625 डिस्ट्रिक्ट को इससे फ़ायदा हुआ है। बेसिक चीज़ें आपको यही ध्यान रखनी है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर कहीं ना कहीं आते हैं, तो आप इजीली लिख सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसके नाम में ही है, काफ़ी बैलेंस चीज़ें हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहला पॉइंट इसका आता है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेज आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ चल रही होती हैं, तो ये सारा कुछ मैनेजेबल होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। नेक्स्ट आएगा, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटीज़। यहाँ पे वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी होती है एंड गेट पेंशन व्हेन दे रिटायर। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन भी मिलेगी अगर उनकी परमानेंट जॉब है, अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर बेटर जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ऑफिसेज हैव गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेफ एनवायरनमेंट। ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पे वर्किंग कंडीशन काफ़ी अच्छी होती हैं और सेफ़ एनवायरनमेंट होता है। वर्किंग कंडीशन का यही मतलब है कि फ़िक्स वर्किंग आवर्स होंगे, ठीक है, वर्किंग कंडीशन ठीक होगी, इतनी ज़्यादा प्राइवेट जैसा कुछ नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसा आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, दीज पीपल्स हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वर्क आवर्स, यानी यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क आवर्स होगा, यानी 8 घंटे की जॉब है या 6 घंटे की जॉब है या जितनी भी जॉब है, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेड किया जाता है। और यहाँ पे पेड लीव्स भी होती हैं जो आपको ध्यान रखना है, आपको महीने की छुट्टी या साल की छुट्टी ऐसे दी जाती है जिससे कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। गेट बेनिफिट्स लाइक पेड लीव्स, पेमेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोवाइड फंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स, बैंक, इन सब में जो काम लोग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। दैट्स वाई देर आर मोस्ट ऑफ द पीपल्स वॉन्ट्स टू गेट अ जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये कहीं ना कहीं में सबका मोटिव होता है कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें ताकि हमें अच्छी सैलरी मिले, सेफ़ एनवायरनमेंट हो, सिक्योरिटी हो जॉब की। तो ये सारी चीज़ें हर कोई चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सेम आपको सारे पॉइंट्स उल्टे कर देना है यहाँ पे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, जॉब की सिक्योरिटीज़ नहीं होती है, यहाँ पे कोई पेंशन, कोई रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा फ़ायदा आपको। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे पेड लीव्स नहीं होती हैं, बल्कि आपको ओवर टाइम करवा के भी हो सकता है कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे ना किया जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नो पेड लीव्स, हॉलीडेज़ भी नहीं होती हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कंडीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को इन रूरल एरियाज़ में स्मॉल मीडियम फार्मर्स कैन बी सपोर्टेड, टाइमली एंड एडिक्वेट डिलीवरी ऑफ सीड्स, चीप लोन्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट बीमा पॉलिसी या कुछ हेल्थ इंश्योरेंस टाइप कर सकती है जिससे कि जो लोग हैं वो इससे जुड़े और कहीं ना कहीं अपने आगे के लिए पैसे कलेक्ट कर सकें, ठीक है। बैकवर्ड कम्युनिटीज़, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे कैन बी प्रोटेक्टेड इफ़ दे डोंट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर कास्ट एंड बैकग्राउंड। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कास्ट और बैकग्राउंड के बेसिस पे उन्हें जज ना किया जाए, ठीक है, और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ठीक हों। और गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह भी ला के इम्प्लीमेंट कर सकती है, इनको ठीक तरीके से बचाया जा सकता है। लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इस चैप्टर का, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। यानी यहाँ पे ओनरशिप के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपको ध्यान रखना है, ऑल एसेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विसेज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। यानी पब्लिक सेक्टर में जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है,
ठीक है। सेकंड पॉइंट आएगा देयर गोल इज़ टू सर्व पीपल, यानी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है पब्लिक सेक्टर में कि गवर्नमेंट आपको सर्व कर रही है, ठीक है, यानी वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, यानी उसका कोई प्रॉफिट से मोटिव नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे होता है, टैक्स लेती है गवर्नमेंट, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे मेनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्री की चीज़ें भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये पब्लिक सेक्टर देखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। ऑल एसेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस इन ओन बाय एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, यानी वो एक पर्सन ही ओन कर रहा होता है या ग्रुप ऑफ मेंबर इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देयर गोल इज़ टू मेक बेनिफिट एंड टू अर्न मनी, यानी यहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर वालों को। जब उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ अपना और भी देख सकते हैं, तो यानी उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, उन्हें जनता की सेवा करने से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आ जाएगा रिलायंस, गूगल, एप्पल, टाटा, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये जितना भी चला रही हैं, ये सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। ओके, सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। ये पूरा चैप्टर है वन शॉट, आप रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा से देख के इसको, ठीक है। तो इसमें सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।